तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं स्वामी विवेकानंदा के एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ। स्वामी विवेकानंदा कहते हैं, वी मे वर्शिप डिफरेंट गॉड्स बट अवर रिलीजन इज वन, द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो, बहुत ही प्यारा ये कोट है। और जो अब आप हमारी इंडियन सोसाइटी देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी इंडियन सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस ग्रुप हैं जो एक साथ रहते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ रिलीजन है, यहाँ पे इस्लाम है, सिखिज्म है, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, हिंदुइज्म है। तो बहुत सारे यहाँ पे रिलीजन है, डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे रिलीजियस आइडियोलॉजी वो फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे विवेकानंदा का कहना है कि कितने भी रिलीजन हो, लेकिन जो हमारा एक बेसिक जो हमारा धर्म है, वो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है इंसानियत का। ठीक है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। और हमें इस रिलीजन को, ये जो हमारी इंसानियत का धर्म है, इसे नहीं भूलना चाहिए। और बहुत ही रिलीवेंट चीज़ है कि आज के टाइम में जब जो डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस ग्रुप है अपनी आइडेंटिटी को एनफोर्स कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हम इस धर्म को बचाने वाले हैं, हम उस धर्म को बचाने वाले हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो हमारा कॉमन धर्म है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, इसको भूल चुके हैं। और ये बहुत ही रिलीवेंट चीज़ है कि जब आप किसी भी रिलीजन के बेस में जाएंगे, किसी भी रिलीजन के अंदर झाँकेंगे, तो उसकी जो एथिकल वैल्यूज़ होती है वो सारी क्या रहती है? कंपैशन रहती है, रिस्पेक्ट रहती है, लव रहती है। ठीक है, तो ऐसी ये जो कंपैशन वैल्यू है, ये जो एथिकल वैल्यूज है, मोर और लेस हर धर्म के अंदर सिमिलर है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर भी रही है कि ये क्या चीज़ है? लीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि सब धर्मों के लिए एक है। और यही हमारे स्वामी विवेकानंदा कुछ कहना चाहते हैं। और बहुत ही हमारा ये रिलीवेंट कोट है आज हमारे एडिटोरियल के लिए। हमारा एडिटोरियल आज द हिंदू से नहीं, इंडियन एक्सप्रेस से है। और बहुत ही प्यारा ये एडिटोरियल आया था और आपके CAPF एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। क्योंकि पास्ट ईयर में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, जब आप उनको एक बार देखेंगे, झांकेंगे उनके अंदर, तो आपको दिखेगा कि डायरेक्टली वो जो है, जो इशू चल रहे होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर रिलीजियस से रिलेटेड, वहाँ से वो डायरेक्टली आपको ऐसे राइटिंग के अंदर क्वेश्चन देते हैं। और 2 क्वेश्चन तो मैंने भी आपको दे रखे हैं। तो हमारे CAPF के एग्ज़ाम के लिए, पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा, जिन बच्चों को नहीं पता कि क्या चल रहा है हमारी इंडिया के अंदर, तो हमारी इंडिया में क्या हो रहा है कि हर दूसरे दिन क्या होता है कि कोई ना कोई हिंदू ग्रुप का कोई मेंबर आता है, वो क्लेम करता है कि इस X मस्जिद के अंदर या इस Y मस्जिद के पीछे, पहले इस मस्जिद से पहले यहाँ पे हिंदू टेम्पल होता था, उसको हिंदू टेम्पल को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बना दी गई। जैसे अभी संबलपुर इशू हुआ था, संबलपुर इशू में क्या था? यही इशू था कि वहाँ पे बोला कि ये जो मस्जिद है, इससे पहले यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था। देखो, यहाँ एडिटोरियल में साफ साफ जो पॉइंट आउट करा है वो क्या, कि जो हमारी रिलीजियस हिस्ट्री है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, हिस्ट्री पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, लेकिन हमारा प्रेजेंट पे तो कंट्रोल है। तो ये जो हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट कर रही है, उससे रिलेटेड ये हमारा आज का एडिटोरियल डिस्कशन है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि विष्णुगुप्त, एक हिंदू सेना के मेंबर, इन्होंने अभी एक पिटीशन डाली है। पिटीशन में बोला है कि जो दरगाह है सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की, अजमेर में जो दरगाह है, वहाँ पे पहले एक शिव का टेम्पल हुआ करता था, शिव जी का वहाँ पे टेम्पल हुआ करता था। कहाँ पे? जो हमारी सूफी, जो अभी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, वहाँ पे विष्णुगुप्त ने एक पिटीशन डाली है। बोला है कि वहाँ का सर्वे करवाया जाए और वो जो साइट है उसका नाम चेंज करके कुछ हिंदू से रिलेटेड, जो भगवान से रिलेटेड, महादेव करके कुछ ऐसा वहाँ पे उसको करा जाए। ऐसे करके ये पिटीशन डाली गई। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटोरियल में साफ साफ जो राइटर हैं उन्होंने बोला कि भाई जो विष्णुगुप्त है, वो कहीं ना कहीं जो RSS के जो चीफ हैं मोहन भागवत जी, उनकी स्टेटमेंट उन्होंने जो कहा उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हमारे मोहन भागवत जी ने वो बोला है कि हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? कि हमें हर मस्जिद के नीचे कोई शिव, जो हिंदू टेम्पल होता है, शिवलिंग होता है, कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग को ढूंढने की जो गंदी आदत है उसको छोड़ना चाहिए। ऐसा कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी ने बोला है, क्योंकि इसकी वजह से अननेसेसरी डिस्प्यूट होता है। देखो, वही वाली बात है कि बाबर और जो ये हम मुगल्स जब इंडिया में आए थे, तो इन्होंने आने के बाद, क्योंकि पावरफुल थे उस टाइम में, आने के बाद इन्होंने क्या करा कि हमें वीक करने के लिए, हिंदूज को वीक करने के लिए टेम्पल तोड़वा के वहाँ पे मस्जिद बनवा दी। तो ये तो कहीं पास था, इस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं था ना। लेकिन प्रेजेंट में जो हम लोग रह रहे हैं, हम तो सारे इंडियन हैं। ठीक है, अब इन इंडियन की जो सोशल हार्मनी है, ठीक है, आपस में मिलजुल के वो जो रह रहे हैं,
इनकी सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करने का क्या मतलब बनता है उस पास्ट की वजह से जिस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। यही हमारी राइटर बोलते हैं, यही हमारे मोहन भागवत जी बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है, रिलीजियस जितने भी मैटर होते हैं बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं होल्ड लगा दिया है संबलपुर जो इशू चल रहा है, जो मैंने आपको बताया था अभी कि वहाँ पे अभी दंगे हो गए थे इस चीज़ को लेके कि वहाँ पे ASI की जो टीम आई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आई थी इस चीज़ को सर्वे करने के लिए कि भाई यहाँ पे पहले हिंदू टेम्पल था या नहीं था। तो वहाँ के जितने भी मुस्लिम ग्रुप्स थे, वहाँ के जितने भी लोग थे जो उस पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड थे, मुस्लिम धर्म से, वो सारे वहाँ पे लोग आए और आने के बाद वहाँ पे कहीं ना कहीं दंगे हो गए। तो देखो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस ही चीज़ है कि अगर ऐसी चीज़ हमारे साथ होगी, दूसरे रिलीजन के साथ होगी, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। तो यहाँ पे रिलीजन का तो कोई लेना ही देना नहीं। तो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और ये पास्ट की बात है। पास्ट की बात पास्ट में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रेजेंट जो चल रहा है उसको चलने दे, क्योंकि देखो सांबलपुर इशू में, सांबलपुर में जो हुआ था वहाँ पे मार्केट होगी, मार्केट में हिंदूज के और मुस्लिम्स के, सिख्स के, सबकी दुकानें होंगी, सबके रोजगार चलते होंगे, सबकी इकोनॉमी वहाँ से फ्लो करती होगी। लेकिन दंगे होने से क्या हो गया, सब चीज़ जो उनकी रिलीजियस हार्मोनी थी, आपस में पहले जो भाई की तरह रहते थे, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ डिस्टर्ब हो गई है। यही यहाँ पे एडिटोरियल में बताया गया है और यही एक्चुअल में होता भी है। ठीक है, इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अब अजमेर दरगाह की बात आई है, तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो अजमेर दरगाह है, एक मिनट रुको, ये तो पैन चलना बंद हो जाता है, ये तो बीच बीच में, देखो एप्पल के हाल है ये तो, हाँ चलो अब चालू हो गया। देखो ये जो अजमेर दरगाह है, यहाँ पे ये भी बताया गया कि देखो दरगाह जो होती है वो कॉम्युनल यूनिटी का सिंबल है। क्योंकि देखो दरगाह शरीफ जितनी भी होती हैं, अजमेर दरगाह हो गई, चाहे कितनी कोई सी भी दरगाह होती है, यहाँ दिल्ली में निज़ामुद्दीन की दरगाह है, तो देखो ये दरगाह जो होते हैं यहाँ पे हिंदू हो गए, यहाँ पे मुस्लिम हो गए, और डिफरेंट जो धर्म के लोग हैं वो आके अपनी श्रद्धा चढ़ाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो कॉम्युनल यूनिटी का कहीं ना कहीं एक सिंबल होता है। और यहाँ पे अजमेर दरगाह की बात की गई है कि कॉम्युनल हार्मनी को इस्टेब्लिश करने में दरगाह हेल्प करती है। और यहाँ पे बताया भी गया है कि वहाँ पे उस दरगाह के आसपास जितनी भी दुकानें हैं, होटल हो गया, वो कहीं ना कहीं 75% जो लोग हैं वो हिंदू हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये वो जो सोशल हार्मनी है जो अजमेर में अभी है, इस्टेब्लिश है अभी, क्योंकि वहाँ पे अभी सर्वे नहीं हुआ है, सांबलपुर जैसा वहाँ पे इशू नहीं हुआ है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और ये भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम आते हैं, बहुत बड़े बड़े डिग्नेटरीज आते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है, दोनों ही वहाँ पे एक सेक्रेट जो चादर चढ़ाते हैं, उन्होंने दोनों ने ही वहाँ पे चादर चढ़ाई है, भिजवाई है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे ये भी बताया है कि मॉस्क्यू और दरगाह और मस्जिद होती है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। और ये जो हमारे विजय गुप्ता जी हैं, इनको इस डिफरेंस को समझना भी चाहिए। यहाँ पे बोला है कि देखो मॉस्क्यू और दरगाह में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक सा डिफरेंस है, जो ही वही डिफरेंस जो एक मंदिर में और एक आश्रम में होता है। ठीक है, मंदिर और आश्रम में क्या होता है, मंदिर में हम जाके पूजा करते हैं, आश्रम में जाके हम मन की शांति के लिए जाते हैं। ये दोनों डिफरेंस जो होता है, यही दरगाह और मॉस्क्यू के बीच का डिफरेंस बताया गया है। तो देखो साफ सीधी यहाँ पे बात है, एकदम क्लियर है क्या चीज़, कि सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं बनता। पास्ट की जड़ों को उखाड़ के देखो, पास्ट को हम अगर सर्वे करें तो ठीक है, लेकिन उस पास्ट की वजह से अगर हमारा प्रेजेंट डिस्टर्ब हो तो वो चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं है। वो एडिटोरियल में भी बोली गई है और वही हम यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमने दरगाह की बात करी, क्योंकि विष्णुगुप्त ने अजमेर दरगाह के ऊपर पिटीशन लगाई कि वहाँ पे सर्वे होना चाहिए, वहाँ पे पहले कोई शिवलिंग था, वहाँ पे कोई मंदिर था। तो यहाँ पे सूफिज्म से रिलेटेड भी कुछ चीज़ है जो हमें पढ़नी चाहिए। देखो सूफिज्म कहीं ना कहीं इंडिकेशन है किसकी तरफ, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेसिक जो प्रिंसिपल है उसको एम्फसाइज करता है। जैसे लव हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, यूनिटी हो गया, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कहीं ना कहीं जो हमारा सूफी फिलॉसफी है ये एम्फसाइज करता है। और सूफी फिलॉसफी को सिर्फ मुस्लिम रिलीजन से, मुस्लिम धर्म से जोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो सूफी हैं, अभी तो ये विष्णुगुप्त ने पिटीशन लगाई तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो हिंदू ग्रुप है ये कहीं ना कहीं सूफी जो रिलीजन है जो मुस्लिम धर्म का माना जाता है, ये कहीं ना कहीं इसको परसिक्यूट कर रहा है, ऐसा समझा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ग्लोबल लेवल पे आज की बात नहीं, पहले से ही जो सूफी है
ये परसिक्यूशन वगैरह फेस करते आए हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया गया है कि बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स जो इस्लामिक ग्रुप थे, ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं कट्टर वाले, ठीक है, जो इस्लाम को बहुत कट्टरली मानते हैं, उसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। वैसे ही ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में हो सकता है, वैसे इस्लाम में भी हो सकता है, सिखिज्म में हो सकता है, सारी जगह हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ग्रुप्स थे, इस्लामिक ग्रुप्स थे, जैसे हमारी हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, तो आप इन ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये सारे ऑर्थोडॉक्स ग्रुप हैं। जैसे वहाबी हो गया, देवबंदी हो गया, सलाफी मूवमेंट हो गया, ठीक है। ये सारे जो लोग थे, ये कहीं ना कहीं जो सूफी की प्रैक्टिस थी, सूफिज्म की जो प्रैक्टिस थी, उसका जो बेसिक टीनेट्स था, उसके खिलाफ थे। और आज के टाइम में, ये तो हो गई पास्ट के टाइम, और आज के टाइम में भी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है, चाहे वो अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो सूफी जो प्रैक्टिस करते हैं वो कहीं ना कहीं परसिक्यूशन फेस करते हैं। क्यों फेस करते हैं? देखो, ये जो सूफिज्म है किसी पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ एम्फसाइज नहीं करता, ये रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ एम्फसाइज करता है कि सबको कॉमनली भाईचारे की तरह रहना चाहिए। ये कम्युनल हार्मनी स्टैब्लिश करने की तरफ ये इशारा करता है, ये मदद करता है। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो पर्टिकुलरली कहते हैं कि इस्लाम फॉलो करना है तो इस्लाम करना है, ये रिलीजन फॉलो करना है तो वो रिलीजन फॉलो करना है, और जो ये रिलीजन फॉलो नहीं कर रहा है वो क्या है, वो उसका दुश्मन है। ये ऑर्थोडॉक्स होते हैं। लेकिन सूफिज्म कहता है कि सबकी अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, वही रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी वाला जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने बताया, सिमिलरली यहाँ पे होता है। जो कॉमन वैल्यूज होती है सूफिज्म उसको एम्फसाइज करता है, जैसे लव, कंपैशन, स्पिरिचुअलिटी, यूनिटी, ठीक है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया में भी जो देवबंदी सेक्ट था, वहां से कहीं ना कहीं हमारे सूफिज्म को रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध देखने को मिला। इसके बावजूद भी यहाँ पे बताया गया कि जो हमारी शरीफ सरगाह है, सूफी जो श्राइन्स हैं, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट धर्म से, अलग अलग धर्मों से वहाँ के जो डिवोटीज हैं, वहाँ के जो श्रद्धालु हैं, उनको अट्रैक्ट करती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मतलब सूफिज्म का जो इफेक्ट है, सूफिज्म का जो इम्पैक्ट है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसको बाइंड करता है, ठीक है। उसको डिवाइड नहीं करता, उसको बाइंड करता है। और ये विष्णुगुप्त को समझनी चाहिए, विष्णु शर्मा है या विष्णु गुप्ता को समझनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही कहीं ना कहीं क्लेम करा है वहाँ की जो रिलीजियस हार्मोनी है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे क्लेम करा है, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हुआ? हाँ ठीक है, अब साफ आ गया, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे बताया गया है क्या कि हिस्टोरिकली लेसन जो हम दारा शिको और सरमद काशी की कसानी की लाइफ से सीख सकते हैं। देखो, दारा शिको पहले तो आपको जानना पड़ेगा दारा शिको कौन था। देखो, एडिटोरियल के अंदर सारी चीज डिस्कस की गई है और सारी चीज रिलेवेंट है हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, एस्से राइटिंग से। देखो, दारा शिको कौन था? जो हमारे अकबर थे उनका पोता था, सबसे बड़ा वाला पोता था, शाहजहां का बेटा था, ठीक है, ये समझा हमने। और ये जो दारा शिको था, कहीं ना कहीं ये भी इंटरफेथ हार्मनी जो कि सूफिज्म की रिलीजियस ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ एम्फसाइज करता है, उसमें बिलीव करता था, प्रोपोनेंट था। और इनके कुछ वर्क भी हैं, नोटेबल वर्क भी हैं। देखो, ये पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना। उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं, जैसे सर अकबर जो कि उपनिषद का ट्रांसलेशन है पर्शियन लैंग्वेज में, मजमा अल बहरैन जो कन्फ्लुएंस ऑफ 2 सी या जो भी उनकी फिलोसॉफिकल यूनिटी है उसकी तरफ ये इशारा करते हैं, सूफिज्म और वेदांता के बिटवीन में, ठीक है। सूफिज्म और वेदांता के बीच की जो रिलीजियस हार्मोनी है, जो यूनिटी है, क्योंकि सब धर्मों का जो बेस है वो तो एक ही है ना, रिलीजियस ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी तो एक ही है, उसी की तरफ ये इशारा करते हैं। और जो हमारे दारा शिकोते, ये कहीं ना कहीं हमारे इंटरफेथ के अंदर बिलीव रखते थे, ठीक है। और आपके प्रीवियस ईयर में पेपर 1 में ऐसा कुछ पूछा भी गया था क्वेश्चन कि पर्टिकुलर पर्सन का नाम दे दिया था और बताया था कि ये कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पर्सन्स की आइडियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, हिस्ट्री के जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं। तो देखो, यहाँ पे दारा शिको जब ऐसे करते थे, इंटरफेथ वाले थे, रिलीजियस हार्मोनी वाले थे, दोनों धर्मों को समान जो वैल्यू देते थे, चाहे वो हिंदू हो गए चाहे वो मुस्लिम हो गए, सूफिज्म जैसे करता है। लेकिन उनके ही जो छोटे भाई थे औरंगजेब, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स थे, कट्टर मुस्लिम थे। उन्होंने ने ही अपने भाई को भी एग्जीक्यूट कर दिया। और उसी के बाद से जो था, जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच के अंदर हार्मोनी थी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है जब एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम महत्व देने लगते हैं, ठीक है। वही औरंगजेब के टाइम में हुआ, उन्होंने दारा शिको को एग्जीक्यूट कर दिया,
सरमद कशानी जो कि एक बहुत ही अच्छे और जाने माने सूफी संत थे, उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ कहीं जो है हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो हार्मनी थी, रिलीजियस यूनिटी थी, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई थी औरंगजेब की वजह से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। और वही सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो दोनों रिलीजन है कहीं ना कहीं उनकी कॉमन वैल्यूज़ हैं। जो कॉमन वैल्यूज़ देखो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिलीजियस ऑफ ह्यूमैनिटी वाला कॉन्सेप्ट। अब याद रखना कि जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो सारे धर्मों में एक है। और ये जो सूफिज्म हो गया, दारा शिको हो गया, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ की तरफ एम्फोसाइज करते थे कि सबका बेस तो एक ही है ना, सबका बेस तो अलग अलग नहीं है, सबका बेस एक है। यही उसकी तरफ इशारा करते थे और यही यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो बेसिकली यहाँ पे अब एडिटोरियल के एंड में यही बताया गया है कि अब ज़रूरत है इंडियन सोसाइटी के अंदर जो सूफिज्म की वैल्यूज़ थी, रिलीजियस ऑफ हमारे ये जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की जो वैल्यूज़ थी, उसको कहीं ना कहीं दोबारा उजागर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी इंडिया के अंदर अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम डिवाइड देख रहे हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम जो रिलीजन है उसके बेस पे हम यहाँ पे डिवाइड देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे यही बताया गया है कि ये जो मोहन भागवत जी की एडवाइस थी और जो दारा शिकोह की फिलॉसफी थी, उसको कहीं ना कहीं हमें उजागर करने की जरूरत है। क्योंकि मोहन भागवत ने जो बोला वो कहीं ना कहीं रिजोनेट कर रहा है जो दारा शिकोह बोलता था, रिलीजियस हार्मोनी के ऊपर, रिलीजियस कॉमनल यूनिटी के ऊपर। और इसी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को हमारी इंडियन सोसाइटी में रिवाइव करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफा चीज़ें हमेशा डिवाइड करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सोशल फैब्रिक है कहीं ना कहीं वो खतरे में आ जाता है और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है। देखो एक बहुत ही अच्छी विशियस साइकिल है। देखो जब भी दंगे होते हैं, एकदम कॉमन सिंपल भाषा में समझो। देखो दिल्ली में दंगे हुए थे, मेरे खुद के एरिया में दंगे हुए थे, तो क्या हुआ था, देखो दुकानें बंद हो गई थी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एकदम ठप हो गई थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप होने की वजह से क्या हो गया था कि बेरोजगारी बढ़ गई थी, ठीक है। जो लोग डेली कमाते हैं उनका तो एकदम रोजगारी खत्म हो गया था। उसकी वजह से क्या हुआ था, चोरी चकारी, मार्केट सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। प्रॉब्लम्स बढ़ने की वजह से फिर दोबारा क्या हुआ था कि जो रिलीजियस हार्मोनी थी वो कहीं ना कहीं और ब्रेक हो गई थी, उसकी वजह से फिर से दंगे हो गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो विशियस साइकिल है ये क्रिएट हो जाती है। इस विशियस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने का तरीका क्या है, तोड़ने का तरीका यही है हमारी रिलीजियस हार्मोनी, कॉम्युनल यूनिटी, ठीक है। यही यहाँ पे बताया गया है और यही आगे का रास्ता भी है, यूनिटी, टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। देखो अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे दूसरे रिलीजन की तो दूसरा रिलीजन जो है वो हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम दूसरे रिलीजन को गाली देंगे तो दूसरा रिलीजन भी हमें गाली देगा। तो कहीं ना कहीं ये फिर से हमारा जो सोशल फैब्रिक है इंडिया का वो तोड़ देगा। और इंडिया आपको पता है कितनी डाइवर्स कंट्री है। तो इस डाइवर्स कंट्री में इस चीज़ को करने से अच्छा हम क्या करें, हर एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें ताकि दूसरा रिलीजन भी हमारी रिस्पेक्ट करे। यही चीज़ यहाँ पे एडिटोरियल में बताई गई है और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब आपके लिए आज का ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, द पावर ऑफ यूनिटी एम्ब्रेसिंग हार्मोनी इन अ डाइवर्स नेशन, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना। देखो बच्चों लिखते हो तुम, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता था क्या कि कल मैंने देखा था एक का पेपर बच्चे का, तो उसने लिखा हुआ तो अच्छा था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि जो थॉट्स हैं, जो आपके थॉट्स हैं कहीं ना कहीं वो कोहेरेंस में नहीं है। थॉट्स कोहेरेंस में नहीं है मतलब क्या, ये प्रॉब्लम कब आती है, देखो जब आपके थॉट्स एक के बाद एक इकट्ठे नहीं होते। मतलब क्या होता है कि थॉट्स कोहेरेंस में नहीं है, मतलब एक के बाद सीक्वेंस में नहीं है। आपका जो ऐसे होना चाहिए वो सीक्वेंस में नहीं है। कभी यहाँ पे सर है तो यहाँ पे आपके पैर हो गए, यहाँ पे फिर आपके पेट आ गया, यहाँ पे आपका कान आ गया, इसे कहते हैं कोहेरेंस में नहीं है। ऐसा कुछ मेरे को वो ऐसे लगा था। तो देखो इस प्रॉब्लम ये होती है, एकदम ये जनरल प्रॉब्लम है। जब हम लिखना चालू करते हैं तो थॉट कोहेरेंस में आ ही नहीं पाते, ठीक है। एक के बाद हमें सिस्टमैटिक तरीके से अपना ऐसे हम लिख ही नहीं पाते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है बेटे, देखो इसका सॉल्यूशन है ये कि सबसे पहले जब आप लिखना चालू करते हो तो आप क्या करना, पहले 10 मिनट लेना, ठीक है। 10 मिनट लो, अभी तो पेपर बहुत दूर है आपका, डेली लिखोगे तो अच्छा हो जाएगा। 10 मिनट लो, 10 मिनट में आपको क्या करना है, एक रफ ड्राफ्ट बनाना है। रफ ड्राफ्ट में क्या बनाना है, देखो आपको जस्ट पॉइंट लिखने हैं कि मैं अपने इंट्रो लिखूंगा या इंट्रो लिखूंगी तो उसमें मैं क्या चीज़ लिखूंगा या लिखूंगी, ठीक है। इंट्रो के बाद मैं कैसे इसको अटैच करके मेन बॉडी में लेके जाऊंगी, एक अटैचमेंट वाली लाइन, ठीक है। एक अटैचमेंट वाली लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। उसके बाद मैं कैसे, किस पॉइंट से क्या पॉइंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके अपना पहला पैराग्राफ चालू करूंगा या करूंगी, ठीक है।
फिर दूसरा पैराग्राफ मेरा क्या होगा, तीसरा पैराग्राफ क्या होगा, फिर उसके बाद मेरा कंक्लूजन क्या होगा। ठीक है, ये पहले सोच लेना लिखने से पहले। ठीक है, रफ ड्राफ्ट बना लेना। रफ ड्राफ्ट मतलब पॉइंट लिखना है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 6 लाइन होगी आपकी, 6 लाइन होगी कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे कौन सा होगा। एक बार ये जब तुम्हारा रफ ड्राफ्ट बन गया, उसके बाद तुम लिखना चालू करना, और लिखने के बाद फिर मेरे को भेजना। ठीक है बच्चे, ये चीज करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे को, क्योंकि अभी तक तो मैं 1000 से ज्यादा बच्चों की कॉपियां चेक कर चुका हूँ, और पहले भी करता था जब मैं CSC की प्रिपरेशन कर रहा था। तो देखो ये जो है, ये तुम्हें क्या करेगा, ये तुम्हें लाइन पे लेके आएगा, तुम्हारे ऐसे को एकदम इफेक्टिव बनाएगा। और ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसको अगर तुम अटेम्प्ट करना चाहो तो तुम कर सकते हो। ये भी सिमिलरली है जो हमने अभी डिस्कस करा है, सेम उसी थॉट पे ये भी बेस्ड है। ठीक है, चलो अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। जीडीपी से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है। आज न्यूज़पेपर में आया था कि जो हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 5.4% इन क्वार्टर है। जीवीए जो हमारी ग्रोथ है वो 7.7% थी। देखो ये तो सच चीज़ है, ये इरिलीवेंट है, इसको याद करने की कोशिश भी मत करना कि हमारी जो रियल जीडीपी है क्वार्टर 1 में कितनी थी, क्वार्टर 2 में कितनी थी, क्वार्टर 3 में कितनी थी। इरिलीवेंट है। ठीक है, तो आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो तो आप बोलोगे कि सर नहीं 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 सर आप झूठ बोल रहे हो कि इरिलीवेंट, ये इरिलीवेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर आपको बता रखा था कि क्वार्टर 1 की हमारी जीडीपी इतनी थी, लेट्स से कि 23% माइनस में थी, और क्वार्टर 2 की जो जीडीपी थी वो +7% थी। ठीक है, ऐसे करके एक क्वेश्चन दिया था, और क्वेश्चन में पूछा था कि ये कौन से ग्राफ को जो होता है, एक वो बनता है ना हमारा, वी शेप्ड होता है, यू शेप्ड होता है, के शेप्ड होता है, वो कौन सा शेप था। देखो एकदम पहले हमारी डाउन थी, 23% बहुत ज्यादा डाउन होती है, फिर एकदम से पॉजिटिव में आ गई, तो ये कौन सा शेप है, वी शेप है। ठीक है, एकदम से डाउन और एकदम से रिकवर हो गई, वो वी शेप्ड ग्राफ होता है। ठीक है, के शेप क्या होता है, देखो जब हमारी इन्फ्लेशन में होता है बेसिकली कि अलग अलग चीजों का अलग अलग रेट बढ़ता है। ठीक है, कि एक जगह डाउन हो रहा होता है, एक जगह अप हो रहा होता है, तो ये के शेप बन जाता है। यू शेप क्या होता है, धीरे धीरे अप में आता है, वो होता है यू शेप। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें हैं, पता होना चाहिए। वैसा क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन ये चीज इरिलेवेंट है कि तुम इसे याद करने बैठो रटो कि फर्स्ट क्वार्टर में कितनी थी, सेकंड क्वार्टर में कितनी थी। बेसिक चीजें जो हमें याद करनी है, जो हमारे CAPF के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CAPF एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि तुम्हें एटलीस्ट जीडीपी के बारे में तो पता होना चाहिए कि भाई जीडीपी होती क्या है। देखो जीडीपी क्या होती है, जीवीए क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। ये इतनी कंफ्यूजिंग टर्म है, जो मेरा बच्चा नया तैयारी कर रहा है उनको ये अगले 1 साल में समझ नहीं आएगी अगर उन्होंने ढंग से नहीं समझा तो। ये इतनी टफ है। ठीक है, तो बहुत ही सरल चीज में, सरल भाषा में इनको समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी क्या होती है। देखो जीडीपी क्या होती है, मार्केट वैल्यू। जीडीपी क्या होती है, एकदम सिंपल चीजों में समझो कि जितना भी हमारे देश के अंदर जितना भी माल बन रहा है, ठीक है, या कोई सर्विस कर रहा है, ठीक है, कितना भी माल बन रहा है, सर्विस कर रहा है हमारे देश के अंदर 1 साल के अंदर, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसे हम कहते हैं जीडीपी। समझ आ गया कि हमारे देश के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स बना है, सर्विसेज हैं, 1 साल के अंदर हमारे देश के अंदर उसकी मार्केट वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है, इतना समझ आ गया कि जीडीपी क्या है, हमारे देश के अंदर कुछ बनता है, उसके अंदर गुड्स भी आता है, उसके अंदर सर्विसेज भी आता है। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज CSC में आया था, आप में नहीं, CSC के अंदर आया था। और CAPF की तो आदत है CSC से मोटिवेट होके क्वेश्चन अपने CAPF के अंदर ले लेना। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज दोनों चीज काउंट होती है हमारी जीडीपी के अंदर। अब इस जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करें, देखो इसका मेथड है सिंपल, चिगम। क्या है, चिगम, खाने वाली चिगम नहीं है, ये चिगजम बोलते हैं वैसे, लेकिन चिगम याद रखो, चिगम से तुम्हें याद रहेगा। चिगम में क्या है, सबसे पहले इसके अंदर हम काउंट करते हैं कंजम्पशन। ठीक है, जो प्राइवेट कंजम्पशन, जो हम खाते हैं। ठीक है, जो भी सामान तुम खरीद के लाते हो, आईपैड ले लिया, तुम फोन लेके आ गए, तुम आटा लेके आ गए, तुम दाल लेके आ गए, खाने वाला आइटम, उसे कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन। वो काउंट होता है किसके अंदर, हमारी जीडीपी के अंदर। उसके बाद दूसरा आइटम आता है इन्वेस्टमेंट का। तुमने घर खरीद ली, ठीक है, तुमने शेयर्स खरीद ले, जो भी इन्वेस्टमेंट करी वो सारी चीजें आती हैं हमारी इसके अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, गवर्नमेंट परचेज, ठीक है, ठीक है, वो भी चीज किसके अंदर आती है, हमारी जीडीपी काउंट के अंदर। उसके बाद हम कुछ माल को इंपोर्ट करते हैं, कुछ माल को एक्सपोर्ट करते हैं। नेट जो होता है ट्रेड का जो बैलेंस, वो भी हम जीडीपी में काउंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नेट। ये हो गया हमारा चिगम मेथड, जिससे हम अपनी जीडीपी काउंट करते हैं। अब तुम्हें समझ आ गया होगा जीडीपी क्या होती है।
तो देखो चिगम से जो जीडीपी निकलती है वो निकलती है हमारी करंट मार्केट वैल्यू पे। ये क्या होती है करंट मार्केट वैल्यू? ये होती है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? देखो नॉमिनल जीडीपी होती है कि लेट से कि आज 2021 के अंदर 2021 जो कोरोना वाला टाइम चल रहा था, ठीक है, उस टाइम में क्या था कि उस टाइम में मार्केट डाउन चल रही थी। 2020 के अंदर जो हमारी जीडीपी थी वो मान लो कि 2000 करोड़ की थी, ठीक है, 2000 करोड़ की थी। उसके अंदर 200 प्रोडक्ट थे, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, 200 प्रोडक्ट थे जिनकी वैल्यू 10 रुपए थी, 10 करोड़ रुपए की थी। 200 प्रोडक्ट 10 करोड़ के कितने हो गए? 2000 करोड़ के। अभी 2024 के अंदर भी वही 200 प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन महंगाई हो गई तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 15 करोड़ हो गई। तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई? 3000 करोड़ की जीडीपी हो गई। लेकिन प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहे हैं, प्रोडक्ट थोड़ा ना कम ज्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली नॉमिनल जीडीपी में जो हमारी करंट मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी है, इन्फ्लेशन से एडजस्ट किए बिना जो जीडीपी हमारी आई है, उसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये जो माल हमारे यहाँ पे ज्यादा बनना चालू हुआ है, कम बनना चालू हुआ है, कंजम्पशन ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, हम कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है, जो इन्फ्लेशन से हमने एडजस्ट नहीं करा, हम डिसाइड करते हैं कि एक हमारा बेस ईयर रहेगा जो हमारा अभी 17-18 है, कि 17-18 में जो रेट रहेगा उस रेट से हम अपनी जीडीपी को मेजर करेंगे। तो जो हमारा चिगम मेथड से नॉमिनल जीडीपी आती है उसको हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं बेस ईयर के बेस पे, और उसके बाद हमारी निकलती है जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, मतलब रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। ठीक है, समझ आ गया बेटे ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है? अब देखो एक चीज हमने समझ ली, जीडीपी कैसे निकलता है चिगम मेथड से, क्या क्या चीजें आती हैं उसके अंदर, सब समझ लिया कि भाई उसके अंदर बाहर की चीजें नहीं आती, सारा देश में होना चाहिए, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला उसका नेट आता है। रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, ये भी समझ लिया। एनडीपी क्या होता है? एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या चीज होता है? देखो हमने जीडीपी अपना कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जो माल वगैरह होता है, मशीन हमने खरीदी, उसको जीडीपी में तो लेके आ गए। मशीन के अंदर क्या होता है कि डे बाय डे, दिन पर दिन क्या होता है, उसके अंदर उसके रेट के अंदर गिरावट भी तो आती है, डेप्रिसिएशन भी तो होता है। तो जो हमारा जीडीपी है उसको हम उसके अंदर से जितना डेप्रिसिएशन हुआ है उसको हम अगर माइनस कर दे तो हमारा क्या निकलेगा? हमारा निकलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। हमारा क्या निकलेगा? एनडीपी। बहुत ही सरल चीज में, सरल भाषा में समझ आ गया होगा एनडीपी कैसे निकलता है। जीडीपी में से जितना डेप्रिसिएशन हुआ है, जितने माल की वैल्यू कम हुई है, वो माइनस कर दो, हमारा एनडीपी निकल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जीएनपी क्या होता है फिर? जीएनपी होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है? देखो जीडीपी के अंदर क्या था? जीडीपी के अंदर सारा हमारा देशी चीज था, विद इन द कंट्री। उसके अंदर एक लाइन थी ना, विद इन द कंट्री। अगर डेफिनेशन आ जाए तो ये वर्ड जरूर ढूंढ लेना, विद इन द कंट्री। ठीक है, विद इन द कंट्री अगर कुछ चीज हो रहा है वो जीडीपी है। लेकिन अगर इसी जीडीपी में क्योंकि हमारे देश के जो नवजुवा जो जवान लोग हैं वो बाहर जाके काम भी कर रहे हैं विदेशों में, तो वो भी तो पैसे कमा के ला रहे हैं ना। तो अगर उसमें प्राइवेट जो रिमिटेंस है वो जोड़ दिया जाए, बाहर से अगर हमने कोई लोन दे रखा है उसका कोई पैसा आया है हमारे पास, वो जोड़ दिया जाए, और बाहर यूएसए वगैरह ने हमें कोई चंदा वगैरह दे दिया, एक्सटर्नल ग्रांट दे दिया, वो जोड़ दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? वो बन जाएगा हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब कि जीडीपी के अंदर जो बाहर से पैसा आ रखा है जिसका हमें ब्याज नहीं देना, ठीक है, बाहर से कोई भी पैसा आ रखा है, चाहे वो चंदे में आ रखा है, चाहे वो इंटरेस्ट का आ रखा है, चाहे जो हमारे नौजवान बाहर काम कर रहे हैं वो पैसा कमा के ला रहे हैं, वो जितना भी बाहर का पैसा है उसको जीडीपी के अंदर जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा जीएनपी बन जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने जीडीपी समझ लिया, हमने एनडीपी समझ लिया, हमने समझ लिया जीएनपी। तो ये जीवीए क्या होता है? देखो जीवीए भी ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये क्या चीज होती है? देखो जो जीडीपी होता है वो होता है कंज्यूमर के हिसाब से। जीडीपी क्या होता है? कंज्यूमर के हिसाब से। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर है उसके हिसाब से अगर देखना पड़ेगा तो वो क्या निकलेगा? जीवीए। ठीक है, जीवीए ये है प्रोड्यूसर के हिसाब से। वही सेम चीज जैसे सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर के हिसाब से इन्फ्लेशन देखते हैं। अगर वही प्रोड्यूसर के हिसाब से देख रहे हैं डब्ल्यूपीआई कहेंगे उसे, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सेम चीज यही है। जीडीपी क्या है? कंज्यूमर के हिसाब से। जीवीए क्या है? प्रोड्यूसर के हिसाब से। अब जीवीए कैसे निकालेंगे? देखो जीवीए निकालने के लिए हमें जीडीपी में से जो जीडीपी में, क्योंकि जीडीपी तो कंज्यूमर के हिसाब से, उसमें से जो टैक्सेस दे रखे हैं उसको माइनस कर दो,
और जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है उसको प्लस कर दो, ठीक है। ये दोनों चीजें अगर हम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा जीवीए निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, ठीक है। जीडीपी में से टैक्स माइनस कर दो और जो हमारा सब्सिडी है उसको प्लस कर दो, तो हमारा प्रोड्यूसर वाले तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोड्यूसर ने, जब प्रोड्यूसर का जो माल बना होगा उसने उस पर टैक्सेस दिए होंगे, ठीक है, टैक्सेस दिए होंगे और उसकी सब्सिडी वाली वो सारी चीजें होंगी, तो वो सारी प्लस माइनस करके जो नेट निकलेगा वो हमारा जीडीपी हो जाएगा। अब उसका रिवर्स कर दो, ठीक है, बस इतनी चीज है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन से एडजस्ट किए बिना उसको डिवाइड कर दो रियल जीडीपी से। रियल जीडीपी मतलब कि जो हमारा इन्फ्लेशन आया था उससे एडजस्ट करने के बाद, तो नॉमिनल ऊपर रह जाएगा, रियल नीचे आ जाएगा। ये क्या है, हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। इसका डिफरेंस क्या था जीवी और जीडीपी का, ये हम देख रहे थे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का, वो हो गया, ठीक है। निकालता कौन है ये सारी चीजें, देखो इतनी कंफ्यूजिंग चीजें थी, हमने बहुत ही सिंपली समझ ली। निकालता कौन है, निकालता है हमारा एनएसओ, किसके अंदर आता है, मॉस्पी के अंदर। बस इतनी सी चीज समझो और यहीं से एक क्वेश्चन टपक जाएगा, उसको बस आंसर कर देना, ठीक है। आपके लिए अब है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बहुत ही अच्छा लगता है बेटे जब आप कमेंट करते हो ना, तो मेरे को एक्चुअल में लगता है कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीजें देनी चाहिए जो तुम्हारे डायरेक्टली एग्जाम में है, ठीक है। तो तुम कमेंट करा करो डेली इसे देखा करो, ताकि जो तुम्हारा रिवीजन है वो ना छूटे, रिवीजन होता रहे कंटिन्यूसली, तुम्हारे माइंड में चीजें बैठती रहे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। अब नेक्स्ट है हमारा आईएनसी। देखो कल मैंने इसको अवॉइड कर दिया था न्यूज को, क्यों, क्योंकि पहली बार न्यूज में आई थी और मैं सोचा कि एक बार और आने दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ना वो रिपीट होती है अपने आप को रिपीट करती है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना वो हमेशा रिपीट होते हैं, क्योंकि पूरे साल में तो हजारों टॉपिक्स आते हैं, हजार तो क्वेश्चन ही नहीं होते सीएपीएफ में। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हमेशा रिपीट होती है, और जो रिपीट होती है वही इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने सोचा एक बार इसे आने दो, फिर करेंगे। कल आ गया था, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन चल रही है हमारी साउथ कोरिया के बुसान के अंदर। साउथ कोरिया के बुसान के अंदर ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन चल रही है, जिसके अंदर जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने जो डेवलप्ड कंट्रीज ने जो फैसला ले रही थी, क्या फैसला ले रही थी कि प्लास्टिक को बैन कर दो, ऐसे ऐसे फैसले ले रही थी, तो उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं आवाज उठाई है। क्यों आवाज उठाई है, प्लास्टिक को क्यों बैन नहीं करवाना चाहती, क्योंकि भाई हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे, हमारे यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है, जो वो वाली इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री डेवलप कराती है। इसीलिए देखो ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलप्ड हो चुकी हैं, उन पे टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी है, वो रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को अभी होना है। तो जो डेवलप्ड कंट्री होती है वो दिखाती तो ऐसे कि हम एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, लेकिन हो तो सारी उनकी वजह से रहा है। ये जो फसाद हो रही है इसकी जड़ कौन है, डेवलप्ड कंट्री तो है, ठीक है। वो दिखाती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को कहीं ना कहीं वीक कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इंडिया और जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है इंक्लूडिंग चाइना, इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई है, ठीक है। तो ये जो भी चल रहा है, चलो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, हमें बस थोड़ा सा याद रखना है कि कहाँ पे हो रही है ये, और ये है क्या चीज, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है ये है हमारा इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, ठीक है। इसका थोड़ा सा याद रखना, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। कब आई थी ये, देखो ये है यूएनईए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के अंडर है, और इसके अंदर ये जो आईएनसी है इसके अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, एक तो आपसी सहमति से लिया जाएगा, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग होता है। एक बार ले लिया तो उस पर भाई अमल करना ही पड़ेगा, ये लीगली बाइंडिंग होता है। जो आईएनसी का डिसीजन होता है यूएनईए के अंदर आता है, ठीक है। करता क्या है, बेसिकली जो भी ग्रोइंग एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ रिस्क हो रहे हैं, उससे कम्बैट करने के लिए, उससे निपटने के लिए ये तरकीबें लगाता रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके, देखो ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल ट्रीटी लाना प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर, और जो अभी चल भी रहा है, ताकि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है उसके जो इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट है ह्यूमंस के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कम किए जाए, एक इसका ऑब्जेक्टिव है। प्लास्टिक प्रोडक्शन को रिड्यूस करना, रिसाइकलिंग, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, यही कुछ जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है आईएनसी के, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आईएनसी मतलब इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, ठीक है। अब ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, सेकंड कब हुई, थर्ड कब हुई, ये अभी जो साउथ कोरिया में हो रही है ये कौन सी है, ये सारी चीजें भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसकी कहाँ पे, उरुग्वे में
कब हुई थी? 2022 में, ठीक है, 2022 में हुई थी। सेकंड हुई थी इसकी पेरिस फ्रांस में, थर्ड हुई थी नैरोबी कीनिया में, फोर्थ हुई थी ओटावा कनाडा में, और ये हो रही है फिफ्थ। मोटिव क्या है आईएनसी का, इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का? प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, सर्कुलर इकोनॉमी को स्टैब्लिश करना, ठीक है। अब एक ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप एक बार अटेम्प्ट करके देखो। चलो इसको मैं अटेम्प्ट करवाता हूं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। देखो अब आपको समझना पड़ेगा, देखो जो मैंने अभी समझाया उसको समझना है। आपने समझा या नहीं समझा वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा जब आप इसका आंसर करोगे। देखो यहाँ पे पूछा है प्राइमरी पर्पस क्या है, ये जो हमारी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी है, ठीक है। नीचे से चालू करते हैं। रिसाइकल करना प्लास्टिक को विदाउट एड्रेसिंग प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट और मैनेजमेंट की, ये कह रहा है कि प्लास्टिक को रिसाइकल करना इसका जो बेसिक मोटिव है, इररिस्पेक्टिव हो वेस्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन इसको एड्रेस करना। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि हमने अभी देखा कि इसका मोटिव क्या है, इसका है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करना, प्लास्टिक प्रोड्यूशन को रिड्यूस करना। लेकिन यहाँ पे तो बोला कि ऐसा कुछ है नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। ये रेगुलेट करता है सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक को, देखो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं, यहाँ पे बोला कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे टास्क आएंगे। थर्ड देखते हैं, टू नेगोशिएट एंड डेवलप अ लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी टू एड्रेस प्लास्टिक पॉल्यूशन। देखो बिल्कुल फिट बैठता है ये भी है हमारा, कि नेगोशिएट करना है एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी जो प्लास्टिक पॉल्यूशन को एड्रेस करे। सही है, एकदम सही है, ठीक है। तो मतलब बी हमारा आंसर हो गया। देखो बी तो एग्जैक्टली आंसर है ही, लेकिन अगर बी नहीं दे रखा होता, अगर बी नहीं दे रखा होता तो हमारा आंसर फिर ए होता। क्यों? देखो ए का क्या दे रखा है, ए में दे रखा है टू प्रमोट एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो देखो यहाँ पे बता रखा है कि अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड कराना है, ऐसा कुछ दे रखा है। देखो प्रमोट अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक, प्रमोट अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक का अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड कराना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो क्या है, बी है, तो हमारा बी आंसर होगा। लेकिन अगर बी नहीं होता तो हमारा फिर उस सूरत के अंदर ए आंसर होता। समझे आप कि आपको बेसिक एसेंस समझना पड़ेगा यहाँ पे ना। अगर वो सारी चीजें एक चीज में दे रखी है तो वो आंसर है, अगर नहीं दे रखी तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे हमारा आंसर बी है। चलो अब सिलिका माइनिंग के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, एनजीटी ने बेसिकली फटकार लगाई है कुछ गाइडलाइंस। एनजीटी ने बेसिकली जो सीबी जो हमारी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको बोला है कि इंडिया 11 के एक गाइडलाइंस लेके आओ जो सिलिका सैंड माइनिंग होती है उसको रोकने के लिए, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में आया था, तो आपको जस्ट बेसिक समझना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग आपके अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो जो सिलिकोसिस एक बीमारी होती है, किसकी वजह से होती है? जो सिलिका का डस्ट है जो वहाँ के जो वर्कर हैं वो इनहेल करते हैं, सांस जब अंदर लेते हैं तो सिलिका अंदर जाता है, उसकी वजह से लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम्स आ जाती है, चेस्ट पेन वगैरह होता है, उसको कहते हैं सिलिकोसिस, ठीक है। सिलिकोसिस किसकी वजह से होती है? सिलिका की वजह से। वैसे ही होती है बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस किसकी वजह से होती है? जो कॉटन डस्ट की वजह से। जो कॉटन फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, तकिया बनाने की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जो रुई वगैरह तोड़ते हैं, नरमा चुगते हैं, जो वो लोग को जो बीमारी होती है वो क्या होती है? बाइसिनोसिस। जो कोल वर्कर होते हैं उनको कौन सी बीमारी होती है? ब्लैक लंग डिजीज। कोल डस्ट की वजह से जो होती है वो होती है ब्लैक लंग डिजीज, ठीक है। तीन ही मैंने यहाँ दी है, बाकी सारी जो थी वो बेसिकली वैसे थी कि आप नाम को देख के ही वहाँ पे एज्यूम वो कर सकते हैं, कैस कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को करोगे तो जितनी बाकी रह गई हैं वो भी आपको रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। एक बार इसको अटेम्प्ट करना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट है हमारा नगेट। छोटी छोटी न्यूज़ है लेकिन थोड़ी सी काम की। देखो सबसे पहले तो ये वाली न्यूज़ है, एक साइक्लोन है फैनगल। इसका नाम थोड़ा सा याद रखना, कौन से कहाँ पे आ रहा है? बे ऑफ बंगाल में आ रहा है सॉरी, बे ऑफ बंगाल में आ रहा है। तमिलनाडु में बेसिकली अभी न्यूज़ आई थी, वहाँ के जो लोग हैं समुद्र तट खड़े होकर सेल्फी वगैरह खिंचवा रहे हैं, तो वहाँ पे अभी साइक्लोन आने वाला है। और हर जो सर्दियाँ होती हैं उस टाइम में तमिलनाडु में बारिश होती है, सबको पता है, वहाँ पे साइक्लोन आता है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तो वही एक साइक्लोन का ये इफेक्ट है, साइक्लोन फैंगल आ रहा है वहाँ पे। कैसे आता है साइक्लोन, क्यों आता है, वो ऑलरेडी हम 2 या 3 बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस हमारे एडिटोरियल डिस्कशन में, या फिर डिस्कशन नहीं भी करा तो डेली डिस्पैच में तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
तो ये है, बस ये चीज़ याद रखना है, साइक्लोन फेनिकल कैसे आता है, साइक्लोन कैसे बनता है, ये सारी चीज़ प्रीवियस ईयर में आ रखी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछ रखा है ये ऑलरेडी आपसे। तो इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज मत करना, बस थोड़ा सा याद रखना कौन कौन से साइक्लोन अभी आ रहे हैं इंडिया में, लिस्ट बना लेना उनकी, और हम डेली डिस्पैच में तो प्रोवाइड कराते रहते हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो क्या, कि इंडिया और यूके ने अभी एक पैक्ट साइन किया है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को लेके फॉर नेवी, ठीक है। देखो मैं तो ऐसी न्यूज़ों को फालतू न्यूज़ मानता हूँ, इसको न्यूज़ को आप याद रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? देखो 10 इंडिया क्या है 1000 पैक्ट साइन करता है एक साल के अंदर, ठीक है। अब इसका रिलीवेंस कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, बहुत ज़्यादा कुछ रिलीवेंट चीज़ हो, कोई उसका नाम बता रखा हो, वो सारी चीज़ हमारे लिए इम्पैक्टफुल होती है, बहुत ज़्यादा रिलीवेंट होती है हमारे CAPF एग्जाम के लिए। बाकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया ऑस्ट्रेलिया और उसने, और ये साइन कर लिया वो साइन कर लिया, ये फालतू की चीज़ है, इस पर ना ध्यान दो तो ज़्यादा रहेगा। क्योंकि 10 पैक्ट साइन करते हैं, 10 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं एक महीने के अंदर, कहाँ तक याद करोगे किस किस के साथ हमने साइन कर रखा है, और एक भी प्रीवियस ईयर ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। तो रिलीवेंट स्पेसिफिक चीज़ें याद करो। अगर यहाँ पे देखो पैक्ट साइन कर लिया इंडिया ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से लेके, क्या नाम है इसका, क्या यूज़ होगा, नेवी कैसे करेगी, कब इसको अडॉप्ट करेगी, कौन से उसमें अडॉप्ट कर रखा है, वो सारी चीज़ें दे रखी होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो भी जाता है। अब इसे भी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम नेवी के लिए अभी साइन करा है, अभी आएगा वो होगा, 10 चीज़ें और आएंगी, वो तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन फेनिकल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे हमारे CAPF में, एक बार देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। देखो बच्चों एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि डेली MCQ अटेंड करा करो। देखो डेली MCQ अटेंड करा करो, मैं डेली आपको 10 MCQs प्रोवाइड कराता हूँ ऑनलाइन, उसको एक बार अटेंड कर लिया करो। उससे क्या होगा, आपकी जो पेपर 1 की प्रैक्टिस है वो हो जाया करेगी। कैसे हो जाएगी, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अपना वेबसाइट पे गए thelearners.co.in की, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, सीधा अपना CAPF में जाओ, ये तुम्हारा पूरा तुम्हारे लिए बनाया गया है पूरा। इसमें देखो फ्री के कोर्सेज कहाँ पे, ये रहे फ्री के कोर्सेज, ये रहे हमारे, ये देखो ये दिख रहा है तुम्हें पहला वाला, डेली MCQ CAPF 2025 मास्टर करंट अफेयर एफिशिएंटली 2025 पेपर 1 के लिए है। इसको एनरोल कर लेना, यहाँ पे क्लिक करने के ऊपर, चलो ये तो मेरी बायोग्राफी खुल गई। एनरोल करने के बाद ये रजिस्टर नाउ कर लेना, अगर तुमने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो रजिस्टर करना है बस ईमेल आईडी से। उसके बाद तुम फ्रीली जितने भी यहाँ पे फ्री के कोर्सेज है वो एक्सेस कर लोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको डेली अटेंड करा करो, डेली अपडेट होता है, 10 MCQ यहाँ पे आते हैं, वो 10 MCQ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर से तुम्हें देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। बस क्या करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, भरोसा दिखाना पड़ेगा, और रेगुलर रहना पड़ेगा डिस्कशन के साथ भी, डेली डिस्पैच के साथ भी, डेली MCQs के साथ भी, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर समझ आया हो और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर टुडे डिस्कशन।